नमस्कार बच्चों। जैसे हमने 10वीं क्लास का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर किया था विकास, उस दिन हमने उसके मेन पॉइंट पर डिस्कस किया था। आज हम उसी लेसन के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। उस दिन भी हमने यही डिस्कस किया था कि हम विकास का पैमाना क्या रखते हैं। किसी देश की जब हम दूसरे देश के साथ तुलना करते हैं तो विकास को किस प्रकार निर्धारित करते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन होंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो प्रोक्त सभी होगा। तो चारों सुनते देखेंगे। तो विकास को मापने के लिए हमने तीन बातों पर ध्यान दिया था। औसत आय, तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा। तो इसका जो आंसर होगा वो सभी होगा। मतलब हम औसत आय को भी देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर को भी देखेंगे और स्वास्थ्य मतलब जीवन प्रत्याशा आयु को भी देखेंगे। तो उपरोक्त सभी मतलब जो मेन तीन पॉइंट है, उन तीनों पॉइंट के द्वारा हम किसी भी देश के विकास का पैमाना निर्धारित करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि भारत के जो पड़ोसी देश है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, उनमें से सबसे अच्छा मानव विकास सूचकांक किस देश का है। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका की जो साक्षरता दर है, जो औसत आय है, प्रति व्यक्ति आय है या जीवन प्रत्याशा आय है, वो भारत से ज्यादा है। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। थर्ड क्वेश्चन, मान लीजिए 4 परिवार हैं और उनकी जो औसत आय है, प्रति व्यक्ति आय है, वो 5000 रुपए है। 4 परिवार है, उनकी औसत आय 5000 रुपए है। ए जो परिवार है वो 4000 रुपए कमाता है, बी है वो 7000 रुपए और जो सी है वो 3000 रुपए कमाता है। तो डी की जो है आय कितनी है। तो इसके लिए जो प्रति व्यक्ति आय दी गई है चारों परिवारों की वो 5000 है। तो हम यहां से निकालते हैं कुल आय, चारों परिवारों की कुल आय, प्रति व्यक्ति आय मल्टीप्लाई परिवारों की संख्या। तो इस प्रकार 5000 गुना में 4 आप करेंगे तो 20000 रुपए चारों परिवारों की कुल आय निकलाती है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? कुल आय भाग में परिवारों की संख्या या कुल। तो इस प्रकार आपकी कुल आय निकल आती है 20000 रुपए। तो चारों परिवारों की जो आय है वो कुल आय आपकी 20000 रुपए। तो अगर आपको डी की आय निकालनी है तो कुल डी की आय किस प्रकार निकालेंगे? चारों परिवारों की जो कुल आय है उसमें से ए, बी और सी की जो आय है उन तीनों के जोड़ को माइनस कर देंगे। आपकी कुल आय है 20000 माइनस ए 4000, बी 7000, सी 3000। 4000 7000 प्लस में 3, 20000 माइनस 4 7 11 और 3 14000। तो इस प्रकार आपकी डी की आय आई 20000 माइनस 14000 6000 रुपए। आपने यही निकालना था, डी की आय आपकी 6000। फोर्थ क्वेश्चन है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है और इस मापदंड की सीमाएं क्या है। जो विश्व बैंक है और एक यूएनडीपी, ये अपने अपने पैमाने पर किसी भी देश के विकास की तुलना करते हैं। तो विश्व बैंक किस प्रकार एक देश की दूसरे देश के साथ तुलना करता है। तो विश्व बैंक है वो केवल प्रति व्यक्ति आय या औसत आय के द्वारा किसी देश की दूसरे देश के साथ तुलना करता है। औसत आय से हम देशों की राष्ट्रीय आय और वहां की कुल जनसंख्या को भाग देकर निकालते हैं। लेकिन ये एक विश्व बैंक का एक पैमाना हो सकता है, लेकिन ये किसी भी देश के विकास को मापने का एक पैमाना नहीं हो सकता है, क्योंकि एक देश और एक दूसरा देश, इन दोनों देशों की आय इक्वल हो सकती है, प्रति व्यक्ति आय इक्वल हो सकती है, लेकिन एक देश दूसरे देश से अधिक शक्तिशाली या विकसित हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस देश में जो आय है उसका जो वर्गीकरण है वो अलग अलग हो सकता है। उसी देश में बहुत सारे अमीर व्यक्ति होंगे या उसी देश में बहुत सारे गरीब व्यक्ति होंगे। तो बहुत अमीरी और गरीबी की जो खाई है
वो उस देश के विकसित होने के जो पैमाना है उसको सही निर्धारित नहीं कर सकती। तो विश्व बैंक का जो पैमाना है वो औसत आय के लिए ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए ठीक है, लेकिन दो देशों की तुलना करने के लिए ठीक नहीं है। इस मापदंड की सीमाएं क्या है? इस मापदंड की मुख्यतः सीमा यही है कि हम विश्व बैंक का जो एक पैमाना है आय का, उसके द्वारा किसी देश की हम औसत को या किसी देश के पैमाने को या किसी देश की आपस में तुलना को निर्धारित नहीं कर सकते। विश्व बैंक ने 2006 के अनुसार एक पैमाना निर्धारित किया है कि कोई भी देश जिस देश की आय 2004 के अनुसार 4,53,000 रुपए है वो विकसित देश कहलाएगा। तो विकसित देश विश्व बैंक के अनुसार कौन है? 2006 में इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी कि कोई भी देश 2004 में या उसके बाद 4,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है तो विकसित देश कहलाता है। और निम्न देश, जो देश के प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपए से कम है वो देश निम्न देश कहलाएगा, यानी मतलब वो विकासशील देश कहलाएगा। तो विकसित देशों में अमेरिका होगा, जापान होगा, चाइना होगा, इंग्लैंड हो गया। और विकासशील देश में अगर हम देखें तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो भारत के पड़ोसी देश है, वो विकासशील देशों के मापदंड के अंदर आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो हमारी पहली वीडियो में भी हमने अच्छे से यूएनडीपी और विश्व बैंक के जो मापदंड के पहलू हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की थी, तो उसी से संबंधित है ये क्वेश्चन भी। तो यूएनडीपी जो है वो विकास को किस प्रकार देखता है और विश्व बैंक का जो विकास को किस प्रकार देखता है? विश्व बैंक से पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया कि प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किसी भी देश के विकास के पैमाने को निर्धारित करता है, लेकिन जो यूएनडीपी है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, वो प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ उस देश की साक्षरता दर, उस देश की जीवन प्रत्याशा आयु, मतलब वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर भी गौर करता है। तो यूएनडीपी है प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा, इनको देखता है। और विश्व बैंक केवल प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किसी भी देश के विकास को निर्धारित करता है। वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन किसी जो यूएनडीपी है वो तीन मुख्य बातों पर गौर करता है: प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा आयु। और विश्व बैंक है केवल प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किसी भी देश के विकास का वर्गीकरण करता है। जो यूएनडीपी है इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो अपनी हर साल एक रिपोर्ट तैयार करता है किन पहलुओं के ऊपर? जो आपके सामने प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा आयु है, इन बातों से। तो इस लेसन का मुख्य क्वेश्चन है ये, क्योंकि लेसन का नाम भी विकास है और विकास को मापने के दो पहलू हैं हमारी बुक के अंदर, यूएनडीपी और विश्व बैंक। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों को ये बातें तय करती है, निर्धारित करती है। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? औसत का प्रयोग हम तुलना करने के लिए करते हैं, और ये तुलना दो राष्ट्रों की, दो देशों के बीच हो सकती है, दो राज्यों के बीच हो सकती है, दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। तो औसत का प्रयोग हम तुलना करने के लिए करते हैं। और औसत किस प्रकार निकाली जाती है? औसत कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, मतलब प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम औसत भी बोलते हैं। इसके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है कि जो विश्व बैंक है वो केवल और केवल प्रति व्यक्ति आय को देखता है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने के बाद जो निकलता है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, उसका ही केवल प्रयोग करता है। तो औसत आय किसी राष्ट्र की, किसी राज्य की या आपस में लोगों की तुलना करने के लिए एक उपयोगी माध्यम नहीं है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय किसी देश की आपस में बराबर हो सकती है, या प्रति व्यक्ति आय किसी देश
के लोगों की ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो स्वास्थ्य की सुविधाओं में या साक्षरता दर में औसत का प्रयोग करने के लिए हम केवल प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं, और प्रति व्यक्ति आय किसी देश के लोगों की ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो मानव विकास क्रमांक में निम्न हो सकता है। इसका मुख्यतः कारण है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय पूरे राष्ट्र की देखी जाती है, औसत पूरे राष्ट्र की देखी जाती है। अगर दो देशों की तुलना की जाती है तो दो देशों की तुलना करने में जो प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होती है तो क्या पता केवल अमीर लोग ही ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, गरीब लोग निम्न जा रहे हैं, मतलब अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होते जाने लग रहे हैं। तो औसत का प्रयोग हम किसी देश की तुलना के लिए ठीक नहीं मानते, मतलब एक अच्छा माध्यम नहीं है, क्योंकि ये उस देश की केवल आय को ही देख सकता है, उस देश के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं या वहाँ की जो साक्षरता दर है या वहाँ के लोगों का एक एजुकेशन का स्तर है, उन बातों की तरफ नहीं देखता। तो इसलिए हम औसत का प्रयोग केवल प्रति व्यक्ति आय को देखकर अगर हम करें लोगों की तुलना तो वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए औसत के प्रयोग की यही एक मुख्य कमी है, इसके द्वारा केवल एक आय का ही निर्धारित किया जा सकता है। किसी राष्ट्रों की अगर तुलना करनी है तो हमें यूएनडीपी का ही मापदंड देखना होगा। 7वां क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन से ही संबंधित है, मतलब पूरा लेसन यूएनडीपी और विश्व बैंक की जो एक पैमाना है उसी के ऊपर निर्धारित है। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी, जैसे हमने इसी क्वेश्चन में भी यही बोला था कि प्रति व्यक्ति आय कम हो सकती है, लेकिन वो देश ज्यादा विकास के क्रमांक पर ऊपर हो सकता है। तो केरल जो है वहां के लोगों की आय कम है, लेकिन पंजाब से उसका क्रमांक ऊंचा है, ऐसा क्यों, हम इस क्वेश्चन में करेंगे। पंजाब के लोगों की आय ज्यादा है केरल की अपेक्षा, तो अगर हम आय की तुलना करें तो ये कहेंगे कि पंजाब का मानव विकास में क्रमांक ऊपर होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि केरल के लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, तो वहां पर मतलब शिशु मृत्यु दर कम है, वहां पर जो मृत्यु दर है वो कम है, वहां के लोगों की जीवन प्रत्याशा आयु ज्यादा है, और स्वास्थ्य अच्छा है तो साक्षरता दर में भी ऑटोमेटिक वृद्धि होगी। वहां के लोगों का जो साक्षरता का एक रेट है वो भी हाई है। तो प्रति व्यक्ति आय कम है केरल की, लेकिन जो बाकी दो मुख्यतः पॉइंट है साक्षरता दर और जो जीवन प्रत्याशा मतलब स्वास्थ्य की सुविधाएं, वो पंजाब के लोगों से बेहतर है। इसलिए पंजाब से ऊपर केरल का नंबर आता है। अगर हम भारत के राज्यों की बात करें क्रमांक में, पैसा जेब में होना बड़ी बात नहीं है, हम उस पैसे का किस प्रकार उपयोग करते हैं, हम उस पैसे को हमारी सुविधाओं पर किस प्रकार यूज करते हैं, वो केरल के लोग पंजाब के लोगों की अपेक्षा अच्छे तरीके से उस पैसे का यूज करते हैं। बेशक पैसा कम है, इनकम कम है, लेकिन बाकी जो सोर्स हैं वो पंजाब से अच्छे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि केरल मानव विकास क्रमांक में बेहतर है। हम आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लोगों के द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए, और आने वाले 50 वर्षों में क्या हालात होंगे, भारत किन स्रोतों की तरफ कदम बढ़ाएगा। तो भारत के लोगों के द्वारा ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। 8वां क्वेश्चन, परंपरागत और गैर परंपरागत। भारत के लोग ऊर्जा के लिए परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही साधनों के ऊपर निर्भर है। परंपरागत साधन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन चीजों के द्वारा जो ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है वो परंपरागत साधन कहलाते हैं। और गैर परंपरागत साधन में सौर ऊर्जा, आपकी ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, वो गैर परंपरागत साधन के अंदर आती है। तो भारत के लोग परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही स्रोतों के द्वारा अपने ऊर्जा का उपयोग करते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि आने वाले 50 वर्षों में भारत किन चीजों के ऊपर निर्भर करेगा, परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीकरणीय या गैर नवीकरणीय। अगर हम पूरे विश्व की तुलना करें तो आज से 50 साल के बाद हमारे पास जो परंपरागत साधन है ये खत्म हो जाएंगे। विश्व में जो भी संसाधन है परंपरागत, पेट्रोल, डीजल, कोयला,
तो आज से 50 साल के बाद ये चीजें समाप्त हो जाएगी और आने वाला जो समय है वो किस प्रकार निर्भर रहेगा इन चीजों के ऊपर, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें गैर परंपरागत साधनों की तरफ जाना चाहिए। भारत में इसका एक विशेष सोर्स भी है, हम सौर ऊर्जा का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि भारत विश्व के मानचित्र पर इस जगह पर आता है कि भारत में 24 घंटे में से अधिकतर समय जो है बाकी देशों की अपेक्षा सूर्य ज्यादा समय तक रहता है, और भारत के लोग इस चीज का फायदा उठाकर सोलर ऊर्जा का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और जो परंपरागत साधन है उनको बचा सकते हैं। मतलब एक जो धार्मिकता का विषय है विकास का, उस पर अपने थ्योरी को अपना सकते हैं। तो आने वाले समय में हमें ज्यादा से ज्यादा गैर परंपरागत साधन जो भूतापीय ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, इन चीजों के ऊपर निर्भर रहना होगा। अन्यथा आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पास परंपरागत साधन दिखाने के लिए भी मात्र कोई भी अवशेष नहीं बचेंगे। इसलिए आने वाले 50 सालों में स्थिति ये होगी, अगर हम परंपरागत साधनों को इसी प्रकार यूज करते रहे, इसी प्रकार का दोहन करते रहे, तो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी के सामने अनेक समस्याएं होंगी। इसलिए हमें गैर परंपरागत साधनों की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। 9th क्वेश्चन है, धार्मिकता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमने इस लेसन के जो मेन टॉपिक, मेन पॉइंट पर हमने फोकस किया था, उसके अंदर में आपको बताया गया था कि धार्मिकता विकास का क्या कहलाता है। धार्मिकता का विषय या धार्मिकता विकास से हमारा अभिप्राय है कि हम विकास को इस प्रकार लेके जाएं, हम आगे की तरफ इस प्रकार से बढ़े कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान न हो और हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए। तो इस प्रकार हमें धार्मिकता के विकास को अपनाना होगा, क्योंकि अगर हम विकास की गति आगे लेके जाना चाहते हैं, धार्मिकता का जो विषय है वो विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और धार्मिकता का विषय क्यों जरूरी है? क्योंकि पूरे विश्व में अब तीव्र औद्योगिकरण होता जा रहा है और औद्योगिकरण के कारण हमारे जो संसाधन है, जो पर्यावरण है, उसको नुकसान पहुंचता जाने लग रहा है। और आने वाले कुछ समय में हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारी प्रकृति है, वो उस विनाश की तरफ बढ़ जाएगी कि जिसमें जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें धार्मिकता के विषय के ऊपर सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। हमारे जितने भी अर्थशास्त्री है, समाज शास्त्री है, पर्यावरण विद्वान है, उन सब का एक ही मत निकल के आता है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचा के विकास करना है। हमारे आवश्यकताओं को हमें अगर पूरा भी करना है तो हमें हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बचाकर विकास की गति को आगे लेके जाना है। क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने ये हमारी आने वाली पीढ़ी से उधार लिए गए हैं, और उधार ली गई जो चीजें हैं वो हमें एज इट उनको लौटाने का हमारा फर्ज बनता है। तो इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न करके उनको बचा करके हम आगे की तरफ बढ़े, हमारे विकास की गति को आगे लेके जाएं, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की विश्व के सामने समस्याएं न हो। आज विश्व के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई है। अगर हम धार्मिकता विषय को हटा दें, सभी देश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में हैं और उन्होंने धार्मिकता के विषय को अलग रख दिया है, जिस कारण आज पर्यावरण प्रदूषण इतना तीव्र गति से बढ़ता जाने लग रहा है कि अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो निकल के आ रही हैं। श्वास की बीमारियां हैं, कैंसर की बीमारियां हैं या अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं वो निकल के आ रही है। तो हम इसको विकास नहीं कह सकते, ये तो उन लोगों के लिए विनाश है। विकास तो उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी आवश्यकताएं पूरी कर ली, लेकिन इससे दूसरे देशों को जो नुकसान पहुंचता है वो कितना भयंकर परिणाम लेके आएगा। आज विश्व के सामने एक और बीमारी खड़ी हुई है, ये भी उसी की देन है। तो इसलिए हमें धार्मिकता के विषय को इस प्रकार से समझना होगा कि विकास तो करें, लेकिन उससे किसी दूसरे देश को, किसी अन्य राष्ट्र को नुकसान न पहुंचे। इसलिए धार्मिकता का विषय विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। इस लेसन के जो अभ्यास के प्रश्न है वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि पर्यावरण को किस प्रकार बचा सकते हैं या पर्यावरण प्रदूषण किन कारणों से होता है। ये क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप 8वीं में 9वीं में कंटिन्यू करते आए हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके ऊपर आप आपस में भी चर्चा कर सकते हैं मित्रों से, और आप स्वयं करने की कोशिश करें। विकास जो हमारा अर्थशास्त्र का पहला लेसन था उसके अंदर आपके अभ्यास के प्रश्नों को करवाया गया है। फिर भी अगर आपकी कोई समस्याएं हैं
आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। जय हिंद।